नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सत्रांत परीक्षा 2022-23 यानी सेशन एंडिंग एग्ज़ाम कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर देख रहे हैं, जो कि 80 अंक का और 3 घंटे का होता है। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पेपर 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में कुल 49 प्रश्न पूछे गए हैं, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिया गया है। पेपर का खंड अ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। बहुत ही सुंदर गद्यांश है दोस्तों। अपठित गद्यांश को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। पहले गद्यांश को पढ़ें, उसके बाद उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ने के बाद प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से अच्छे से यदि गद्यांश को पढ़ा जाएगा तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों के सही उत्तर लिख पाएंगे। गद्यांश देखिए। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करके लोग अपने उद्देश्य की तुलना अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह यानी शेर तो बिल्कुल अकेला होने पर मग्न ही रहता है। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए, मैं पेपर को हल कर चुका हूँ। साहस की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? मस्त और साहसी होना, परोपकारी और भला होना, निडर और बेखौफ होना, चालाक और चतुर होना। तो इसका सही उत्तर है ग, निडर और बेखौफ होना। अगला प्रश्न, दुनिया की असली ताकत कैसा आदमी होता है? तो इसका सही उत्तर है घ, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला। साधारण जीव क्या करता है? तो इसका सही उत्तर है क, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलता है। सिंह यानी शेर की असली पहचान क्या है? वह अकेला होने पर भी मग्न रहता है। इस गद्यांश का उपयुक्त यानी उचित शीर्षक क्या है? तो इसका सही उत्तर है घ, साहस भरी जिंदगी। दूसरा प्रश्न, जिसमें एक अपठित पद्यांश दिया गया है, जिस पर आधारित एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है। बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो, संशय की खिड़कियां खोल दो, किनारों को मुस्काने दो। ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं, चमक दमक आपाधापी है पर जीवन का नाम नहीं। लौट न जाए सूर्य द्वार से, नया संदेशा लाने दो। बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो। हरमा अपना राम जोहती, कटता क्यों बनवास नहीं। मेहनत की सीता भी भूखी, रुकता क्यों उपवास नहीं। बाबा की सूनी आँखों में चुभता तिमिर भगाने दो। बहुत घुटने हैं बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो। हर उदास राखी गुहरती, भाई का वह प्यार कहाँ। डरे डरे रिश्ते भी कहते, अपनों का संसार कहाँ।
गुमसुम गलियों को मिलने दो, खुशबू तो बिखराने दो, बहुत घुटन है बंद घरों में, खुली हवा तो आने दो। बहुत ही सुंदर पद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। ऊंचे ऊंचे भवन उठ रहे पर आंगन का नाम नहीं, पंक्ति का क्या आशय है? तो सही उत्तर है का खुलेपन से रहित ऊंचे ऊंचे मकान। खुलेपन से रहित ऊंचे ऊंचे मकान। अगला प्रश्न, सूर्य द्वार से क्यों लौट जाएगा? तो सही उत्तर है का बंद घरों के कारण। तीसरा प्रश्न, हरमा अपना राम जोवती, पंक्ति का क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है घ, वियोग रूपी वनवास की समाप्ति की प्रतीक्षा। गुहरती शब्द का क्या अर्थ है? तो सही अर्थ है ग, पुकारना। प्रस्तुत कविता का संदेशा है? तो इसका सही उत्तर है घ, आपसी प्यार और जीवन का नाम नहीं है। ऊंचे ऊंचे मकान हैं लेकिन आपसी प्यार और जीवन का अभाव है। इसके अथवा में एक पद्यांश दिया गया है। पद्यांश देखिए, बहुत ही सुंदर पद्यांश है, किसान पर आधारित है। हे ग्राम देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से तुमने किया प्यार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता यानी गांव का देवता अर्थात किसान। जन कोलाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास, रवि शश का उतना नहीं कि जितना होता प्राणों का होता प्रकाश, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतन का विकास, दानों दानों में फूट रहे सौ सौ दानों के हरे हास। यह है पसीने की धारा, यह गंगा की है धवल धारा, हे ग्राम देवता नमस्कार, जो है गतिशील हर ऋतु में, गर्मी वर्षा हो या कि ठंड, जग को देते हो पुरस्कार, देकर अपने को कठिन दंड, झोंपड़ी झुकाकर तुम अपनी ऊंचे करते हो राजद्वार, हे ग्राम देवता नमस्कार। ग्राम देवता यानी गांव का देवता अर्थात किसान। प्रश्न देखिए, ग्राम देवता से कवि का क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर है ग, कृषक यानी किसान। अगला प्रश्न, सोने चांदी में कौन सा समास है? तो सही उत्तर है ख, द्वंद्व समास। सोने चांदी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, कवि ने पसीने की धारा को क्या माना है? तो सही उत्तर है घ, गंगा का पावन जल, गंगा की धारा। अगला प्रश्न, ग्राम देवता जग को क्या पुरस्कार देता है? तो सही उत्तर है घ, अनाज। कवि ग्राम देवता का आभार क्यों मान रहा है? तो सही उत्तर है ग, ग्राम देवता अथक परिश्रम से धरती से अन्न उत्पन्न कर लोगों का पेट भरता है। अगला प्रश्न तीसरा, जिसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित 5 में से कि नहीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। एक एक अंक के 4 प्रश्न यानी 4 अंक के। निरपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन है ख, निर जिसका र हलंत है। निरपराध में कौन सा उपसर्ग है? निर। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द सम उपसर्ग से नहीं बना है? तो संबंध में है, संबोधन में है, संवाद में है, सुदिन में नहीं है। सुदिन शब्द सम उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी सब बने हैं। तो सही ऑप्शन है ग, सुदिन। अगला प्रश्न, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें कहते हैं। तो सही उत्तर है ख, प्रत्यय। अगला प्रश्न, छलिया, पठनीय और मासिक में
कौन कौन से प्रत्यय निहित हैं? तो छलिया में इया, पठनीय में ई और मासिक में इक। तो सही ऑप्शन है ग। ग ऑप्शन सही है, इया ई इक। अगला प्रश्न, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं? तो सही ऑप्शन है क, तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न समास पर आधारित प्रश्न है, 5 जिनमें से 4 करने हैं, एक एक अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला प्रश्न समास पर आधारित, भारत रत्न समस्त पद का सही विग्रह क्या है? तो सही विग्रह है क, भारत का रत्न। भारत रत्न, भारत का रत्न। अगला प्रश्न, जहां पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहां कौन सा समास होता है? तो सही उत्तर है क, कर्मधारय समास। त्रिनेत्र समस्त पद में कौन सा समास होगा? तो त्रिनेत्र समस्त पद में द्विगु समास होगा। यदि यहाँ पर ऑप्शन में बहुब्री होता तो फिर इसमें बहुब्री हो जाता, बहुब्री ऑप्शन में नहीं है। तो त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाह द्विगु समास। अगला प्रश्न, पाठशाला समस्त पद का समास विग्रह कीजिए। तो पाठ के लिए शाला, पाठ यानी पढ़ने के लिए, शाला यानी विद्यालय, पाठ के लिए शाला। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है वह कौन सा समास होता है? तो इसका सही उत्तर है ख, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, अर्थ पर आधारित वाक्यभेद पर आधारित 5 प्रश्न जिनमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, एक एक अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के। पहला प्रश्न, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, वाक्य का भेद ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ग, विधानवाचक। विधानवाचक, विधेयवाचक भी कह सकते हैं। सही ऑप्शन है ग, विधानवाचक। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, विधानवाचक। अगला प्रश्न, वर्षा होती तो फसल, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये सफल नहीं फसल है। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वाक्य का भेद बताइए। तो वाक्य भेद है ख, संकेतवाचक। संकेतवाचक को दोस्तों कंडीशनल यानी शर्तवाचक भी कहा जाता है। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तवाचक भी कहते हैं संकेतवाचक को। तो इसमें वर्षा होती तो फसल अच्छी होती अर्थ के आधार पर कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न तीसरा, निम्न वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य की पहचान कीजिए, यानी इनमें से संदेहवाचक कौन सा है? तो संदेहवाचक वाक्य घ, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। मनीषा 10वीं में पढ़ती है, विधानवाचक। क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? प्रश्नवाचक। यदि अनुमति मिली तो मनीषा 10वीं में पढ़े, संकेत या शर्तवाचक। तो संदेहवाचक कौन सा है? घ, मनीषा 10वीं में पढ़ती होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरणों में से जो सही नहीं है वह है, यानी गलत बताना है, इनमें से गलत कौन सा है? यदि आप कहेंगे तभी मैं लिखूंगा, संकेतवाचक सही है। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो, इच्छावाचक, यह भी सही है। रमेश तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, प्रश्नवाचक, यही गलत है। तो सही उत्तर होगा ग। ओह कितनी कड़ाके की ठंड है, विस्मयादिबोधक, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन है, प्रश्न का उत्तर है ग। अगला प्रश्न, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? आज्ञावाचक। कौन सा वाक्य होता है? आज्ञावाचक वाक्य। अगला अलंकार पर आधारित 5 प्रश्न है जिनमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, एक एक अंक के 4 प्रश्न, 4 अंक के।
जहाँ किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो हर बार, तो कौन सा अलंकार होता है वहाँ पर? यमक अलंकार। अगला प्रश्न, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, चंद खिलौना यानी चंद्रमा रूपी खिलौना, तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न, सुरभीत सुंदर सुखद सुमन तुझ पर झरते हैं, कौन से अलंकार का उदाहरण है? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में उपमा अलंकार का उदाहरण है? पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला उपमा अलंकार का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न, तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं, किस अलंकार का उदाहरण है? तो सही ऑप्शन है घ, यमक अलंकार। तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं, यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला 7वां प्रश्न, जिसमें एक पठित गद्यांश दिया गया है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 5 अंक के गद्यांश देखिए। सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया है जो कि सालिम अली पर आधारित है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? सालिम अली पाठ पर आधारित गद्यांश है। पहला प्रश्न, अंतहीन सफ़र का आशय है? तो मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा। दूसरा प्रश्न, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसा था? तो सही ऑप्शन है ग, मौत के आगोश में चले गए थे। तीसरा प्रश्न, सालिम अली किस वन पक्षी की तरह बनना चाहते थे? थोड़ा सा प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका उत्तर है घ, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। अगला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश के लेखक का नाम बताओ। तो सांवले सपनों की याद में पाठ के लेखक हैं जाबिर हुसैन। अगला प्रश्न, सपनों के गीत गाना से तात्पर्य है? तो सही ऑप्शन है का, अपने पसंदीदा कार्य करना यानी अपने मन के मुताबिक कार्य करना। अगला प्रश्न 8वां, गद्य पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न है 2, एक एक अंक के 2 प्रश्न। पहला देखिए, मैं पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है क, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन है ग, जीवन में समझौता न कर पाना। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, जीवन में समझौता न कर पाना। अगला प्रश्न है, एक पद्यांश दिया गया है। 9वां प्रश्न, जिसमें पठित पद्यांश है जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछेंगे, 5 अंक के। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यह सुमित्रानंदन पंत जी की ग्रामश्री कविता से लिया गया है।
फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रव की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुद्र है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवका चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं मैं बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली, उड़ती बीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। ग्रामश्री कविता से लिया गया है पद्यांश, जिसके कवि सुमित्रानंद पंत हैं। प्रश्न देखिए, सरसों के फूलों से कैसी गंध आ रही है? तैलाक्त गंध आ रही है। तैलाक्त यानी तेल जैसी या तेल से युक्त। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन समुचित नहीं है, इस तरह से होना चाहिए था। ग्रामश्री कविता में ओस को कैसा बताया गया है? ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए था, चांदी की उजली जाली के समान। जाली के समान यानी चांदी की उजली जाली के समान। अगला प्रश्न, कवने अलसी की कली को कैसा बताया है? नीलम जैसी। खेतों में हरियाली कैसी लग रही है? मखमल जैसी। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, तो हरियाली को कैसा बताया गया है? मखमल जैसा। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, और कविता का नाम ग्रामश्री। अगला प्रश्न, 2 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू टाइप, 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक के। वाक किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ख, वाणी को वाक कहते हैं। वाणी शब्द और कथन भी कह सकते हैं, तो वाणी शब्द या कथन भी कह सकते हैं, को वाक कहते हैं। वाणी को वाक कहते हैं। मेघाए कविता में नदी को किसका प्रतीक माना गया है? गांव की युवती का। पेपर का खंड ख, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें गद्य पाठों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 4 में से नहीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 अंक के 3 प्रश्न यानी 6 अंक के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें पद्य पाठों पर आधारित प्रश्न है। 4 में से कोई 3 करने हैं। 2 अंक के 3 प्रश्न, 6 अंक के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, हल कर सकते हैं, आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिसमें पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठों पर आधारित प्रश्न है। 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं। 4 अंक के 2 प्रश्न यानी 8 अंक के प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। लेखन कार्य प्रश्न संख्या 14, जिसमें अनुच्छेद लेखन से संबंधित है। 3 में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। 6 अंक का प्रश्न है। अनुच्छेद किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर अनुच्छेद लेखन वाला वीडियो देख सकते हैं। ये 3 टॉपिक दिए गए हैं अनुच्छेद लेखन के लिए। भ्रष्टाचार, एक समस्या, आत्मविश्वास, शिक्षा का बदलता स्वरूप। 3 में से किसी एक पर लिखना है। प्रश्न संख्या 15, जिसमें संपादक को पत्र लिखने के लिए 5 अंक का है। संपादक को पत्र किस तरह से लिखना चाहिए, आप चैनल पर संपादक को पत्र वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अथवा में भी एक पत्र है, दोनों में से कोई एक करना है। अगला प्रश्न 16वां, जिसमें लगभग 100 शब्दों में लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी लिखना है। 5 अंक का प्रश्न है। अथवा में ईमेल लेखन से संबंधित है, यानी लघु कथा या ईमेल में से कोई भी एक कर सकते हैं, जो कि 5 अंक का है। ईमेल किस तरह से लिखना चाहिए, इसके लिए आप चैनल पर
ईमेल लेखन से संबंधित 2 वीडियो हैं, कोई भी देख सकते हैं। 17वां प्रश्न, संवाद लेखन से संबंधित और इसके अथवा में सूचना आलेख यानी सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग, यानी या तो संवाद लिखिए या फिर सूचना यानी नोटिस राइटिंग, सूचना लेखन कीजिए, नोटिस राइटिंग कीजिए। तो नोटिस राइटिंग यानी सूचना लेखन किस तरह से करना चाहिए, इसके लिए आप सूचना लेखन वाला, नोटिस राइटिंग वाला वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। तो यह था दोस्तों सेशन एंडिंग एग्जाम 2022-23 क्लास 9th हिंदी का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।